करें स्टार्ट बेटा, आ गए सब लोग आ गए? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश, क्या हाल चाल बेटा? बढ़िया सर, आप बताओ। कशिश, आदित्य, गुड इवनिंग। चलो अभी बच्चे यार अभी ज्वाइन नहीं हुए सब लोग, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल तो, ठीक है? सर यस सर। कल यस कहाँ सर। तक हो गए बेटा, याद दिलाना। कल हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? सर थर्मोडायनेमिक ऑफ एड्सॉर्प्शन तक कर लिया था। यस सर। ठीक है, आज एड्सॉर्प्शन का जो टॉपिक है उसे फिनिश करके कैटलिस्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो तो सबसे पहले तो आप चैप्टर का नाम डाल दो, हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा एक सेकंड रुकना, स्पॉटलाइट कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही, ठीक है। हेडिंग डालो सरफेस केमिस्ट्री। बाय बेटा। वो ग्रुप में आ जाएगा बेटा। चलो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक तो एड्सॉर्प्शन का हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? एड्सॉर्प्शन को कंप्लीट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट, ठीक है? तो बताओ क्या तुम लोगों को बेटा एड्सॉर्प्शन क्लियर हुआ? एड्सॉर्प्शन समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलो बहुत बड़ी बात। तो आज हमने तुम लोगों ने क्या करा है कि तुम लोगों को हमें यहाँ बैठ के थोड़ा टाइम बचा ले, इसलिए हमने स्लाइड थोड़ी सी पहले से बना ली, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं बनाई, तो जितनी बनाई उसे मैं आपको समझा देते हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है? साथ में नोट ना करना, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा देन उसके बाद आप नोट करोगे, ठीक है? यस सर। हम्म। तो सबसे पहली बेटा हेडिंग है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। देखो अभी तक हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन को अलग अलग तरीके से देख लिया कि भाई लिक्विड में कैसे होगा, सॉलिड में क्या होगा, एड्सॉर्प्शन है क्या, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, और एड्सॉर्प्शन की थर्मोडायनेमिक क्या है, वो हम लोगों ने सब पढ़ ली थी। एक्स अपॉन एम रेशियो देख लिया था हम लोगों ने कि एक्स अपॉन एम को टेम्परेचर जैसे जैसे आप कम करते जाओगे एक्स अपॉन एम का रेशियो बढ़ता जाएगा, ये हम लोगों ने सब लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था, ठीक है? यस सर। अब यस आता है सॉल्यूशन में भी एड्सॉर्प्शन होता है, कैसे? क्योंकि भैया देखो सॉलिड कैन आल्सो एब्जॉर्ब सॉल्यूट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस सोल्यूशन जो होता है आपका, वो क्या करता है, सिक्ड कर लेता है किसे, चारकोल को, करता है कि नहीं करता है? और इट बिकम्स कलरलेस। चारकोल की क्या करता है, लिटमस पेपर सोक कर लेता है, उसके बाद कैसा हो जाता है, कलरलेस होता है। तो ये भी तो एड्सॉर्प्शन ही है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, मतलब लिटमस पेपर का कलर जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। कलरलेस का मतलब समझ, जो जिस कलर का आपने यूज करा वैसे का वैसे ही रहेगा, और वो क्या करेगा, चारकोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो वो सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है, ठीक है? तो ये भी काइंड का क्या है, आपका एड्सॉर्प्शन का ही प्रोसेस है। अच्छा, अब इसे आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो हम लोगों ने जो ये फ्रेंडलिच वाली इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी बेटा, बताना जरा। एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू पी था वहां पे, याद है? यस सर। और p की पावर 1/n आ रहा था। बस तुम्हें क्या करना है, उसी इक्वेशन का यूज करेंगे, फ्रेंडलिच इक्वेशन का यूज करके p की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, c लिख देंगे, ठीक है? कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। तुमसे पूछा जाएगा x क्या, x है मास ऑफ सॉलिड सोल्यूट एब्जॉर्ब, ठीक है? m क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है, ठीक? और c क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, बस, ठीक है? कि सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है? यस सर। और के और एन तो तुम्हें पता ही है क्या है, के और एन तुम्हारे कांस्टेंट, ठीक बेटा? यस सर। तो इतने को तुम लोग नोट कर लो, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जो फ्रेंडली इक्वेशन थी उसी को हम लोगों ने क्या करा, कंसंट्रेशन के टर्म्स में पढ़ लिया, और उसी चीज को बोलेंगे किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। एडसॉर्प्शन का जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला होगा, नोट कर लो।
बेटा हो गया इतना? नो सर। साथ में कर लो, ठीक है। और बाकी के इसके नोट्स जो है वो अपने ड्राइव पे अपलोड कर दिए, जिसका नहीं कंप्लीट है वहां से कर लेना। तो जैसे कैटलिस्ट पढ़ोगे तो कैटलिस्ट चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वहां से फिर तुम्हारे पास थ्योरी नहीं है और थ्योरी है भी, तो वो लाइक वैसी है कि तुम्हें मजा आएगा। आरएमएक्स भी बढ़िया बेटा, आप बताइए। सब अच्छा, सब बढ़िया है। ये लास्ट सर चैप्टर किसी और से कर रहा है बात। क्या कह रहे हो बेटा? सर जिसको आप बोल रहे हैं बढ़िया है, वो किसी और से कर रहे हैं बात। ओह अच्छा, ठीक है। मुझे लगा शायद मुझसे कर रहा होगा, तो मैंने कहा हम रिप्लाई कर देते सर हैं। आप एवरीवन से हटा दो फिर। आओ, हटा दिया। कौन था ये? क्यों, ये कोई अननोन पर्सन था क्या? सर RMX था। ऐसे ही समझ लो सर। आरएमएक्स मतलब ग्रेनाड एजेंट था क्या? हो सकता है सर, क्या पता हो। सर कर लिया। बच्चे था सर क्लास का। क्लास के बच्चे? अबे यार क्यों हटवा दिया? बट आई थिंक तुम लोगों को यार अपने नाम से आना चाहिए। ये क्या होता है RMX VMX, ये क्या होता है? नाम जो है वो लिख के आओ यार। अब आज से पहले तो मैंने देखा ही नहीं है नाम। चलो खैर जो भी है, जैसा भी है, जो हो गया सो हो गया। अब देखो, ये लास्ट तुम्हारा टॉपिक रहेगा एड्सॉर्प्शन का, एक थोड़ा मिनट सा सर, और पिछली स्लाइड कहाँ है सर? रहेगा। हाँ, 1 मिनट सर, पिछली स्लाइड। हो ये सर, हो गया। ठीक। अब देखो एप्लीकेशन क्या है कि भाई एड्सॉर्प्शन का हम यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं और क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। तो जैसे सबसे पहले आता है, तो सबसे पहला है कि इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यार तुम लोगों को याद है कि हम लोग क्या करते हैं, जो तुम्हारा आरओ वगैरह घर में लगा उसमें क्लोरीन की एक बॉल लगी होती है इतनी बड़ी, तुम लोग देखा है? Yes, sir. तो अभी तो जैसे लाइट वाले आते हैं, लाइट वाले से पहले वाले जो फिल्टर आते थे प्योरिट जैसे, मुझे Yes, प्योरिट का याद है, तो उसमें क्या फिल्टर चेंज करने पड़ते थे। उसमें क्लोरीन की इतनी पीछे इतनी बड़ी सी बॉल लगी होती थी, वो क्या करती थी, उसके अंदर से जितने भी जम्स होते थे उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती थी। एड्सॉर्ब मतलब सरफेस पे ले आती थी अपने, समझ में आया? तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी एड्सॉर्प्शन का बहुत बड़ा रोल है। क्या लिखा है? आयन फ्रॉम वाटर में बी रिमूव्ड बाय आयन एक्सचेंज रेसेंस एंड प्रोसेस इन्वॉल्व एड्सॉर्प्शन। हम तो बताते हैं एक्चुअल में होता क्या था। जैसे तुम प्योरिट पता नहीं तुम लोग क्या किसी के यहाँ अभी वाला है बिना लाइट वाला? नो सर। तो उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे नल लगा हुआ था, इससे पानी आप निकालो, ऊपर से पानी डालना रहता था यहाँ से। तो यहाँ पे किट लगती थी पूरी। उस किट में क्या होता था कि क्या कहते हैं तुम्हारे पास, उसे फिल्टर बोलते थे। उस फिल्टर में क्लोरीन की एक बॉल लगी होती है बहुत बड़ी, और क्लोरीन को वैसे भी पानी साफ करने के लिए डाला जाता है टंकी वगैरह में। तो क्लोरीन करता पता है नहीं सर। वाटर के अंदर जितनी भी इंप्योरिटी, तो मैं बता तो रहा हूँ, वाटर के अंदर जितनी भी इंप्योरिटी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे सबको कहता था एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर क्या होता था, मतलब 3 महीने के बाद उसे हम लोग को चेंज करना होता है, दूसरा फिल्टर लाओ, दूसरा फिल्टर क्या करेंगे, फिर 3 महीने तक वर्क करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पानी को साफ करने में भी एब्जॉर्प्शन का यूज करते हैं। ठीक। दूसरी हेडिंग क्या कर रही है, कह रहा है कि इन मेकिंग गैस मास्क। तुम लोगों ने देखा बिल्डिंग वगैरह, जो बिल्डिंग मशीन वगैरह वाले होते हैं वो मास्क लगाते हैं, और अलग अलग तरीके की जो गैसेस निकलती है, मेथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जहां भी ऐसी चीजें, जैसे एसी का जो काम करते हैं लोग जनरली, वो भी मास्क का यूज करते हैं। ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इन मेकिंग मास्क, क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड चारकोल प्रिफरेंशियली एब्जॉर्ब द हार्मफुल गैसेस। मतलब क्या करते हैं, चारकोल का कोटिंग वाला मास्क लगाते हैं। उससे होता क्या है कि जितनी भी गैसेस होती है वो क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब करता एब्जॉर्ब। है। यस सर। एब्जॉर्ब नहीं करता है बेटा, एब्जॉर्ब करता है, एडी। अच्छा यस सर, जो भी। ऐसे तीसरा देखो क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी तुम लोगों को पता ही होगा क्या होता है, पता है किसी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? नाम क्रोमेटो सुना है सर। क्रोमेटोग्राफी लैब में तुमने एक इक्वेशन करी होगी, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक लिक्विड जैसे सोल्यूशन होता है, जैसे ठीक है, उस सोल्यूशन में क्या होता है, मेटल भी होता है। तो हम क्या करते हैं, पेपर को यहाँ से ऐसे लटकाते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर बोलते हैं उसे, सोल्यूशन में, और बस इतना टच करते हैं कि उसका ये टच हो जाए। इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है वो इसके ऊपर ऐसे आके चिपक जाता है, एड्सॉर्प्शन मतलब इसकी सरफेस पे। फिर बाद में क्या करते हैं, इसे सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद इससे मेटल को अलग ऐसे निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस। यस ठीक है। सर। तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर क्या करता है, मेटल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है सरफेस पे, बाद में उसे सुखा के उसे सरफेस से क्या करते हैं, छुटा लेते हैं।
तो मतलब कि जो भी ओर्स होती हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन तक एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस से कर लेते हैं, ठीक, क्रोमेटोग्राफी। फिर कह रहा है इन मेकिंग मॉइस्चर फ्री एटमॉस्फेयर, सिलिका जेल, तुम लोगों ने सुना होगा सिलिका जेल क्या होता है, सिलिका जेल क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तुम लोगों ने थर्मस देखा, थर्मस बॉटल, यस ये सर। तो देखिए, नई बोतल खरीद के लाओगे तो नई बोतल में देखना एक नीचे पाउच पड़ा रहता है, ये Yes, सब sir. होता है। वही होता है सिलिका जेल। तो वो क्या करता है कि जब तुमने जैसे बॉटल को धुल दिया, धुलने के बाद क्या करा, रख दिया मान लो, तो क्या करेगा वो, उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर होगा उसे सोख लेगा, सो दैट जब तुम उसे अगली बार यूज करो तो उसमें कोई भी, जैसे मान लो तुमने दूध भर के रखा दूसरी बार, तो अगर उसमें पहले से मान लो जर्म्स वगैरह या कुछ मॉइस्चर है तो क्या करे, उसे उससे रिएक्शन करेगा। बट वो सिलिका जेल क्या करता है, उस मॉइस्चर को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होगा, जब उसमें कोई भी फ्रेश चीज डालोगे, दूध वगैरह डालोगे, तो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। यस तो सर। बोलते हैं हम लोग सिलिका जेल, ठीक है। तो ये सब ये भी एक अपने पास प्रोसेस हो गया, नोट करते रहो, नोट कर लो जल्दी सारे पॉइंट बेटा। तो ये यूज है कि एड्सॉर्प्शन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। बेटा हो जाए तो बता देना। ओके बेटा। नो सर। राधिका अभी जस्ट 2 स्लाइड समझाइए, ठीक है। तो आप देख लेना रिकॉर्डिंग, थोड़ा सा छुटा है, कुछ नहीं है, बस एड्सॉर्प्शन को ही आगे कंटिन्यू किया है। तो एक बस नई इक्वेशन एक बताई थी, और एक बस उसकी एप्लीकेशन है कि एड्सॉर्प्शन हम लोग कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये चेक कर लेना। सर 1 मिनट पीछे स्लाइड निकालेंगे, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ना पिछली, हाँ यही थी बस, एक ये स्लाइड है, एक इसके आगे वाली कर लो, ले लो स्क्रीनशॉट। यस सर, थैंक यू। ठीक है, और एक ये है, इसका भी ले लो, चाहो तो नोट कर लो, ले ही लो स्क्रीनशॉट, नोट करने में टाइम नहीं। चले आगे बेटा, सबका हो गया क्या? नो सर। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 1 मिनट सर। थोड़ा ज्यादा आज कवर कर लेंगे ना, बस इतनी जितनी थ्योरी तुमने लिखी ली, अब आगे थ्योरी का पार्ट नहीं है, आगे कैटलिस्ट वगैरह है, एंजाइम है, ठीक है, तो उसमें मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बोरिंग हो। 1 मिनट सर, बस लास्ट वाला बच गया। सबका हो गया भाई? सर लास्ट वाला भी एक्सप्लेन कर दो। लास्ट वाला बच गया सर, 1 मिनट। लास्ट वाला कौन? अच्छा ये वाला नहीं बोला, कह रहा इन Yes, प्रोडक्शन sir. ऑफ हाई वैक्यूम। भाई देखो, कह रहा इन एन इवैक्यूएटेड वेसल एन एड्सॉर्बेंट इज एडेड टू रिमूव स्मॉल अमाउंट ऑफ गैसेस। अरे सिंपल सी बात यही है कि हमें वैक्यूम क्रिएट करना है, मान, लेकिन मान लो वैक्यूम क्रिएट तो कर रहे हैं, बट बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल है गैसेस के, मान लो वो नहीं हट पा रहे हैं वैक्यूम के लिए, तुम वैक्यूम के क्या करोगे, हाई प्रेशर से खींचोगे, वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। बट मान लो हम क्या करें, वहां पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, तो हम तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे कुछ एड्सॉर्बेंट डालेंगे जो क्या करेगा, उस गैस के पार्टिकल को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो बस खत्म बात। तो हम लोग क्या करते हैं, हाई वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए भी एड्सॉर्प्शन का यूज करते हैं, ठीक। बाकी हमने चारों बताई दिए क्या, बस तुम्हें अगर कुछ आता है तो लिख के आना। और हाँ, ये ध्यान रखना, आई थिंक कौन सा वाला, ये वाला जो है, ये नीट में पूछा गया था।
असर्शन रीजन में पूछा गया था नीट 2019 में, ठीक है। तो इस बार एक बार इसे पढ़ लेना ठीक से। चलें आगे बेटा। यस सर। ठीक है, चलो अब आते हैं कैटलिस्ट के ऊपर। यहां से तुम्हें समझने वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। अब पहले तो इतनी को जल्दी से छाप दो, फिर तुम्हें समझाते हैं ग्राफ बना के कैटलिस्ट का मतलब क्या। पहले इतना लिख दो, जितना लिखा से लिख डालो फटाफट। 1 मिनट का काम है, चाहे स्क्रीनशॉट लो चाहे लिख डालो जल्दी से। फिर मैं आसान लैंग्वेज में समझाता हूँ कि एक्चुअल में स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया ना सबने स्क्रीनशॉट? नो सर, रुक जाओ, मैं लिख रहा हूँ सर। बेटा आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 1 मिनट सर, लिख। कर लो फिर बताओ, फिर इसे समझाते हैं अच्छे से कि एक्चुअल में कैटलिस्ट का काम होता है। हो गया सर। हो गया? अब मेरी बात सुनो। देखो यार, आप लोगों ने बेटा अभी तक सुन रखा होगा कि भैया 2 टाइप की अपने पास रिएक्शन होती है नेचर में। एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक। बोलो यहाँ तक सुन रखा है कि नहीं? सर एक अपने पास होती है एक्सोथर्मिक Yes, sir. ठीक, दूसरी होती है अपने पास एंडोथर्मिक। कैसे पहचानते हैं भाई? जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें डेल्टा एच की वैल्यू अपने पास कैसी आती है? नेगेटिव। और जो Yes, एक्सोथर्मिक sir. रिएक्शन होती है उसमें डेल्टा एच की वैल्यू अपने पास कैसी आती है? पॉजिटिव। ये हम लोग अभी कल भी शायद बात कर चुके हैं, है ना? Yes, sir. पता नहीं सर। इस ग्राफ को मैं ठीक से बना देता हूँ। अभी नोट नहीं करना, बनाना नहीं है, पहले मेरी बात सुन लो, पहले समझ लो सब लोग। इधर देखो। तो जैसे अगर डेली लाइफ में बोले तो बहुत सारे एग्जांपल है, बट तुम बहुत सिंपल समझ लो। जैसे मान लो तुमने हमें कल बताया भी था, हमने मान लो जैसे अपने पास एक पेपर है बेटा, इस पेपर को हम क्या करते हैं? जलाते हैं, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो भाई ये पेपर तुम्हारे रिएक्टेंट का काम करेगा, और जब ये जलेगा तो तुम्हें अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा कि नहीं? इससे हीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? ये से तो निकलेगी। बेटा जब हीट निकलती किसी भी सिस्टम से तो वहां पे बोलते हैं कि डेल्टा एच कैसा है? निगेटिव है। हीट निगेटिव का मतलब हीट निकल रही है, और अगर हीट तुम्हें देनी पड़ रही है तो वो कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव। खैर अभी इससे अपने को मतलब है नहीं, ये हम नहीं पढ़ रहे। तो बात यह है कि भाई एक्सोथर्मिक में और एंडोथर्मिक में हमने तुम्हें कल बताया था कि एक्सोथर्मिक में अगर हम एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनाएं, जैसे यहाँ पे एनर्जी लिख दो, यहाँ भी मैं क्या लिख दो? एनर्जी, और इधर लिख दो रिएक्शन कोऑर्डिनेट RxN, कोऑर्डिनेट। यहाँ भी हम लिख देते हैं RxN कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगर एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो भाई ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक जितनी भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी होती है कम। ये बात हमने कल भी आपको बताई थी, क्या तुम्हें याद है? हाँ जी। यस सर। ठीक, तो इसका मतलब कुछ ऐसा ग्राफ अपने पास बन के आएगा। ठीक, और जो तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब ग्राफ आपका कुछ ऐसा बन के आता है। ऐसा ग्राफ। ठीक, तो 2 टाइप के अपने पास ग्राफ प्लॉट होते हैं, एक एक्सो का और एक एंडो का, इस टाइप का और एक इस टाइप। ठीक, इसे सही कर लेना, थोड़ा दूसरा वाला थोड़ा सही से नहीं बना है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, अगर बन गया अच्छा तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा। ठीक है, एंडो में एक्सो में क्या होता है? रिएक्शन की जो रेट सॉरी रिएक्टेंट जो होता है उसकी एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की कम। एंडो में इसका उल्टा कर दो। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअल में कोई भी रिएक्शन बेटा कैसे होती है? अगर हम तुमसे कहते हैं कि भैया H2 और Cl2 आपस में रिएक्शन करके 2HCl दे रहे हैं, जस्ट सपोज, ठीक है। तो यार अगर H2 का 1 मोल लिखा है तो बताओ 1 मोल H2 में कितने पार्टिकल होंगे बेटा? क्या ये 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे कि नहीं होंगे? मोल में। तो 1 मोल H2 में भी इतने पार्टिकल, 1 मोल Cl2 में भी इतने पार्टिकल। तो इसका मतलब रिएक्शन कहीं पार्टिकल में ही तो डील कर रही है। तो होता क्या है रिएक्टेंट में? ये मान लो ये H2 के पार्टिकल हैं, और ये मान लो क्या है? Cl2 के पार्टिकल हैं बहुत सारे। तो ये क्या करेंगे? पहले ये आपस में कोलिजन करेंगे। आफ्टर द कोलिजन ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे जो इस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर ले, ये जो एनर्जी का बैरियर है इसे क्या कर ले? क्रॉस कर ले। ठीक है, वो प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट हो पाएंगे। और जिनकी एनर्जी आफ्टर कोलिजन इतनी नहीं हो पाई कि वो इस एनर्जी के बैरियर को पार कर पाए, वो क्या रहेंगे? रिएक्टेंट की फॉर्म में ही रहेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और कौन सी? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट में जो पार्टिकल बन गए, अब ये वापस से अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहे तो अब इन्हें कितना कूदना पड़ेगा?
इतनी हाइट इन्हें जंप करनी पड़ेगी, इसे बोलेंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? यस सर। यस सर। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ यस सर। यार, ये इतना बड़ा गैप जो है, जैसे तुम्हें बहुत छोटा सा एग्जांपल दे, जैसे मान लो 12th क्लास में तुम सभी हो भी, तो 12th क्लास में बेटा पास होने का क्राइटेरिया क्या है बताना, कि आपको भैया 33% नंबर चाहिए ही चाहिए, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस अब सर। मान लो, ठीक है मान लो, अब तुम्हें पता है कि 33% नंबर क्राइटेरिया है 100 आउट ऑफ, उसके बाद भी बेटा कुछ बच्चे फेल होते हैं कि नहीं फेल होते हैं? यस सर। इसका मतलब वो इस क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं कर पा रहे, इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। आई बात समझ में? तो मैं क्या बोल रहा यस हूँ, सर। अगर मान लो गवर्नमेंट क्या करे, इस क्राइटेरिया को कर दे 12%, 33% से हटा के 12%, तो अब क्या बच्चे फेल होंगे? नो अगर सर। होंगे भी तो बिल्कुल ना के बराबर, कि भाई 100 में से कोई एक बच्चा फेल हुआ तो हुआ, नहीं तो बिल्कुल ना के बराबर बच्चे फेल होंगे। तो कहने का मतलब तुम समझ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो अगर ये एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है, ठीक है, अगर ये एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है, तो इस एनर्जी के गैप को अगर हम कम कर दें, तो क्या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत आसानी से कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, बताओ? यस सर, हो यस जाएंगे। सर। दैट मीन मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर हम इस ग्राफ को कुछ ऐसा कर दें, ऐसा हो जाए ग्राफ, ये ऐसा ऐसा, तो अब बताओ पहले वाले केस में ये वाला ग्राफ है विदाउट कैटलिस्ट, ये किसके विदाउट कैटलिस्ट ग्राफ है, और ये वाला ग्राफ क्या है, ये है विद कैटलिस्ट। मतलब ये मेरे भाई की कैटलिस्ट का काम बस इतना है कि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को क्या करता है, कम करता है। आई बात समझ में? ये क्या है, ये विद कैटलिस्ट ग्राफ है, यस सर। कैटलिस्ट। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन के रेट को बढ़ाना, और किस तरीके से बढ़ाता है, इस तरीके से जो हमने बताया। अब सिर्फ इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी बची है, पहले कहां थी इतनी ज्यादा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो तुमने बहुत बार पढ़ रखा है कि रिएक्शन की रेट को बढ़ाना कैटलिस्ट का काम है, बट मैंने यस तुम्हें ये सर। दिखाना चाहा चाहा कि रिएक्शन होती कैसे है। रिएक्शन बेटा इस तरीके से प्रोड्यूस होती है, और जब रिएक्शन इस तरीके से प्रोड्यूस होगी, तो एक है कि भैया इतना बड़ा बैरियर है, इतना बड़ा बैरियर, अब रिएक्टेंट क्या करें, ये पार्टिकल इतने को कूद के ऐसे जाए तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर इस बैरियर को कम कर दिया जाए, ठीक है, तो ये ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे, ना के बराबर प्रोडक्ट जो है ना के बराबर रिएक्टेंट रह जाएगा, सबका सब प्रोडक्ट बन जाएगा 100%। 100% कहते हैं 99% कह दो। तो ये काम करता कौन है, ये काम ही कैटलिस्ट करता है। तो एक्चुअल में अगर तुमसे एसेंशियल रीजन में पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यस एक्चुअल में सर। बेटा कैटलिस्ट का यही काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है, जो गैप है, उसे कम करना। तो जिस तरीके से तुमने एक्सो के लिए बनाया, तुम इसके लिए बना सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम बनाओ या ना बनाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, ये रिएक्टेंट है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ पे आएगा, तो ये वाला तुम चाहो ड्रॉ करो, चाहो ना, नहीं तो खाली तुम इतना लिख लो कि एंडो के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव, इसके लिए डेल्टा एच निगेटिव, और इसे पूरे को समझा दो कि भाई ये कैटलिस्ट का काम है। कैटलिस्ट का काम बस ये है कि ये कर्व को ऐसे नीचे करना, और ये कर्व है क्या, ये एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना ही कैटलिस्ट का एक्चुअल में काम होता है। इसी वजह से तो रेट जल्दी, रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। पहले कहाँ पार्टिकल इतना लंबा कूद के तब प्रोडक्ट में बन रहा था, अब क्या है, बस यहाँ पे ऐसे फान जाओ जल्दी से, ठीक है। तो रिएक्शन जल्दी होगी कि नहीं होगी, बताओ? यस सर। ठीक है, जल्दी से नोट करो, इसे बना लो फटाफट। बेटा जब बन जाए तो मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है।
बेटा हो गया? यस सर। सर क्या कह रहा हूँ अविनाश? आज कशिश का बर्थडे है। अरे वाह कशिश, हैप्पी बर्थडे कशिश। थैंक यू सर। अरे कशिश तुमने बताया नहीं बर्थडे है, पार्टी लेते तुमसे। क्यों कशिश? क्या कहना है सर आपको? अरे तो ऑनलाइन पार्टी दे देते, उसमें क्या हो गया? आजकल ऑनलाइन का जमाना है भाई। सब लोग बेटा कशिश को विश कर दो एक बार। सर मैंने तो कर दिया सर। बहुत अच्छा करा तुमने। हैप्पी बर्थडे कशिश। थैंक यू। चलो हैप्पी बर्थडे कशिश। थैंक यू। तो कशिश आज तुम कितने साल की हो गई बेटा? सर 18 स्टार्ट हो गए। हाँ ओके। तो एक जो बैरियर था है ना, वो तुमने क्रॉस कर लिया। ये जो एनर्जी का बैरियर था ये तुमने क्रॉस करा है आज, ठीक है। देखो जब भी अब तुम्हारा जैसे बर्थडे है तो तुम्हें आई थिंक सोचना चाहिए कि अब नेक्स्ट जो तुम्हारा बर्थडे आया उसमें तुम अपने आप को कहाँ देखते हो, है ना। यस सर। हाँ तो आज के दिन अपना पहले तो सेलिब्रेट करो बहुत अच्छे से, बट जब सोने जाना तो एटलीस्ट माइंड में एक बनाना कि जब तुम्हारा नेक्स्ट बर्थडे आया तो तुम्हारा जो है एग्जाम क्वालिफाई हो चुका हो और तुम अपने जहाँ भी जो भी तुम्हें कॉलेज मिले उस कॉलेज से तुम अपना आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हो, तो सोच के देखो कितना अच्छा लगेगा, है ना। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। सबका हो गया बेटा, चले आगे। यस सर। चलो यस सर। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, तो ये तुम लिख लो जनरली या स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कुछ है नहीं, बस समझा देता हूँ मैं, ठीक है। भाई देखो कह रहा है दे आर स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। भाई देखो सीधी सी बात है, हर कैटलिस्ट का अलग काम है। तुम सोचो तुम AlCl3 से कुछ और करा लो, FeCl3, मतलब समझ रहे हो, हर अलग अलग कैटलिस्ट का अलग अलग वर्किंग है, मतलब उनका एक स्पेसिफिक नेचर है कि पैलेडियम है तो वो क्या करेगा, प्लेटिनम है तो वो क्या करेगा, ठीक है। और ध्यान रखना कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में खुद से पार्टिसिपेट नहीं करता। रिएक्शन क्या करता है, सिर्फ एक टेम्परेरी पार्टिसिपेट करता है और रिएक्शन के एंड में जैसा होता है वैसे का वैसा निकल जाता है। जैसे हम तो समझाते हैं, देखो यार एक चीज समझो, जैसे अगर अपने पास एल्कीन है, ठीक है, और मैं तुमसे कह रहा हूं इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, तो तुम क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे H2 से, बट साथ में तुम्हें पैलेडियम भी लेना पड़ेगा, ठीक है। पैलेडियम करता क्या, तो समझाते हैं। तो एक्चुअल में पैलेडियम क्या करता है, ये है पैलेडियम, देखो ये जो हमने तुम्हें सरफेस बना के दिया ये क्या पैलेडियम। H2 को ये क्या करता है, H2 को अपने सरफेस पे बैठा लेता है, यानी कि जैसे तुम स्कूटी से अपने स्कूल या बस से जाते हो ऐसे करके, ये क्या करता है अपने सरफेस पे बैठा लेता है। और अब होगा क्या, अब एल्कीन आएगी बेटा, ठीक है, एल्कीन आएगी और होगा क्या कि इनके बीच में बॉन्ड बनना चालू होगा, इनके बीच में बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक। तो इसलिए प्रोडक्ट तुम्हारा जब बने कैसे बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे ये और एक H ऐसा एक H ऐसा। तो बेटा ध्यान रखना, क्योंकि पैलेडियम ने H2 को अपने सरफेस पे बिठा रखा है तो इसलिए ये दोनों सेम साइड जुड़ेंगे, इसे बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं इसे, सिन एडिशन। यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे ये हो गया, ठीक है, और एक H आके यहाँ लग गया, एक H आके यहाँ लग गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम, बस तुम्हें इतना बताना चाह रहे हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में, सिर्फ अपनी सरफेस प्रोवाइड कराता है कि हाँ भाई तू बैठ और तुझे जल्दी से रिएक्शन करवा दे। कभी भी यहाँ पे एंटी एडिशन नहीं होता, हमेशा सिन एडिशन होता है। सिन का मतलब सेम साइड का एडिशन। यही कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो तुम इन्हें नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लो, जो मर्जी कर लो, फटाफट समझा देते हैं। तो ये तो हो गया। फिर कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट सफिशिएंट टू कैटलिस्ट ऑलमोस्ट अनलिमिटेड रिएक्शन, मतलब कि अगर तुमने छोटा सा भी कैटलिस्ट दिया तो वो अनलिमिटेड रिएक्शन करा सकता है, कितना भी तुम बड़ा उससे काम करवा सकते हो। जैसे कि तुम लोगों को अगर हम बहुत कायदे में समझाएं, जैसे कॉपर पाउडर का यूज करा जाता है कहाँ पे, जैसे फैक्ट्री हो, अब जैसे मान लो फैक्ट्री है बहुत बड़ी, अब फैक्ट्री में क्या मशीन है, मशीन का मतलब एक ये लोहे का कुछ होगा और इसके ऊपर लोहे का कुछ ये रखा हुआ है और ये दोनों ऐसे करके मान लो आपस में बार बार टच होते हैं, ठीक है। अब मान लो छुट्टियां पड़ी दिवाली की तो इसे ऐसे करके छोड़ दिया गया, तो इन्हें जब छुटाया जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा, जो मान लो कोई तेल बनाती कंपनी फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच में वो चिकनी जो होगी वो चीज वो बहुत चिपक जाएगा, तो इन्हें क्या होगा, इनके ऊपर कैटलिस्ट डाल दिया जाएगा, मतलब कि इनके ऊपर कॉपर पाउडर डाल, ताकि इनके बीच में क्या हो, एक फ्रिक्शन बना रहे, ताकि जब इन्हें हटाया जाए तो आसानी से वो आसानी से हट जाए, ठीक है। तो अलग अलग फील्ड में इसका अलग अलग काम है, तो देख लो क्या कह रहा है। कह रहा अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपने स्टेट को वो बदल दे, ठीक है। जैसे यूज करोगे वैसे बाद में से आप निकाल लोगे। क्या कह रहा है, कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, कभी रिएक्शन में खुद से नहीं घुसेगा, सिर्फ रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ाएगा बस। जैसे हमने बोला कि भाई तुम्हें अपने घर से लेके
तुम्हें अपने स्कूल तक जाना था, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो तुम पैदल चल के जाओ, ठीक, दूसरा तुम स्कूटी से जाओ। तुम्हें पता है स्कूटी या बाइक से जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी रेट बढ़ जाएगी, तुम जल्दी पहुंच जाओगे, दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, इतने को बेटा जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग चले आगे। ठीक है, सब लोग कर लो बेटा जल्दी से। नो सर। हाँ मुझे पता है, तभी Yes. बोल रहे, जल्दी कर लो बेटा। यस सर। हो गया सर। हो गया बेटा, बहुत अच्छी बात है, टेंशन रखना। तो कैटलिस्ट बेटा 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक। और उससे पहले भी एक चीज और देखो, देख रहा प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, कह रहा दो सब्सटेंसेस विच इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। मतलब जैसे कि एक अपने पास कैटलिस्ट है कोई, एफी फॉर एग्जांपल, एफी कैटलिस्ट है, ये हम इसका यूज करते क्या करते रहे, एक टाइम पे क्या हुआ, ये वीक पड़ गया, तो अगर मुझे कुछ ऐसा दे दें कि इसकी फिर से उतनी ही स्ट्रेंथ हो जाए जितनी स्ट्रेंथ इसकी इनिशियल थी, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, प्रमोटर है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, हैबर प्रोसेस में एफी तुम्हारा कैटलिस्ट है और मॉलिबेडनम क्या है, तुम्हारा प्रमोटर है। तो मॉलिबेडनम क्या कर रहा है, एफई की जो स्ट्रेंथ थी स्टार्टिंग में, उसे वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब जब तुम हैबर प्रोसेस कराते हो, मतलब N2 और H2 की रिएक्शन करा के अमोनिया बनाते हो, तो हम लोग उसमें एफई कैटलिस्ट यूज करते हैं। मॉलिबेडनम क्या करता है कि इन्हें N2 और H2 को आपस में कंबाइन करके जो NH3 बना रहा है, उसमें एफई की वो क्या करता है, इनिशियल जो बढ़िया उसकी पावर थी उसे मेंटेन रखता है। तो इनके बीच में Fe और MO टाइप का एक एलॉय बनता है, ठीक है। तो MO का काम क्या है, MO एक प्रोमोटर है जो Fe की स्ट्रेंथ को बरकरार रखने में उसकी हेल्प कर रहा है। क्या तुम समझ पाए प्रोमोटर क्या होता है बेटा? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम कैटलिस्ट हो, परफॉर्म तो तुम करोगे, पेपर तो तुम दोगे जाके, बताओ एग्जाम कौन देगा, तुम दोगे। बट तुम्हारे लिए हम बेटा क्या, हम तुम्हारे लिए प्रमोटर का यूज कर रहे हैं कि हम तुम्हारी स्ट्रेंथ को और मजबूत कराएंगे, हम तुम्हें और पढ़ाएंगे और चीजें समझाएंगे और तुमसे क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। तो हम तुम्हारे लिए क्या हो जाएंगे, प्रमोटर का काम करेंगे, जबकि फाइनल काम तो तुम्हारा ही, एग्जाम में पेपर तुम ही लिखोगे जाके, क्वेश्चन खुद ही तुम्हें सॉल्व करने हैं। तो तुम हो गए क्या, कैटलिस्ट, हम हो गए तुम्हारे लिए प्रमोटर, ठीक है। अब मान लो कह रहा पॉइजन, पॉइजन का मतलब दो सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसका उल्टा कर लो। मान लो कोई ऐसा कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को बहुत ज्यादा करवा रहा है, बहुत ज्यादा करवा रहा है, हम चाह रहे हैं इतनी ना हो, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को, उसकी स्ट्रेंथ को कम करना चाहेंगे। तो जब भी तुम उसमें कुछ मिलाओगे तो उसे क्या बोलेंगे, पॉइजन। तो 2 चीजें, एक प्रोमोटर और एक पॉइजन। और प्रोमोटर और पॉइजन दोनों ही कैटलिस्ट नहीं होते, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करते हो, ठीक है, तब हाइड्रोजन गैस के साथ एक्ट एज पॉइजन फॉर एफी कैटलिस्ट इन द हैबर प्रोसेस फॉर अमोनिया, इसी का सेम वही है, ठीक है। कि अगर एफी बहुत ज्यादा रिएक्शन कर देगा तो हम क्या करेंगे, H2S को यूज कर लेंगे। H2S क्या करेगा, एफी की एक्टिविटी को, स्ट्रेंथ को कम कर देगा। समझ में आया बेटा? यस सर। नोट कर लो। तो प्रोमोटर का काम है कि एफई की जो भी कैटलिस्ट है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करना, एक्टिविटी को इंक्रीज करना कह दो, या फिर उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है। जबकि पॉइजन का काम क्या है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को या फिर उनकी स्ट्रेंथ को कम करना। इतना लिखो जल्दी से। भाई कर लिया? नो सर। कर लो भैया। सर आपने पॉइजन्स की डेफिनेशन में 2 सब्सटेंसेस विच के आगे क्या लिखा है? डिक्रीजेस, ये लिखा है डिक्रीज, सही कर देते हैं सर, ऐसे बना एरो नीचे और ES, डिक्रीजेस। अगर एरो ऊपर है ES तो इंक्रीजेस, नीचे है तो डिक्रीजेस।
those substances which decreases the activity of catalyst. जल्दी से लिखो फिर चलें आगे। इसमें बेटा क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना, सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आते हैं, जो आपने फ्रेंड लिस्ट वगैरह इक्वेशन वगैरह पढ़ी उससे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो इसे इतना मत समझना थ्योरी थोड़ी। हाँ हाँ, ऐसा रीजन में मतलब ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, जैसे हम लिखते जा रहे हैं जो क्वेश्चन जहाँ पे आया है, बट इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। डन सर, हो गया। चलें आगे। नहीं सर, एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट। कोई बात नहीं बेटा, कर लो। देखो तुम प्रोमोटर को और पॉइजन को हाथ के हाथ याद कर सकते हो। रिएक्शन एक ही है बस प्रोसेस, उसमें कैटलिस्ट एक ही Fe। अगर उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी स्ट्रेंथ को कोई बढ़ाता है तो वो प्रमोटर, घटाता है तो वो पॉइजन। खत्म बात, ठीक है। यस सर, हो गया हो गया। चले बेटा। हाँ जी। यस सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, ले फिर बिल्कुल सर। अब यहाँ पे हेडिंग क्या पड़ी हुई है, कह रहा है भैया टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। तो कह रहा है दो टाइप के आपके कैटलिस्ट होते हैं, एक होमोजीनियस और एक हेटेरोजीनियस। होमो मतलब सर जो मतलब बिल्कुल मतलब होमो मतलब सेम है, वो तो आगे कहानी में ना समझाओ, बस होमो मतलब बताओ क्या होता है। होमो मतलब इक्विलिब्रियम मतलब सर बराबर मतलब सेम। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है, समझ रहे हो, जैसे मान लो रिएक्टेंट तुम्हारी गैस है और कैटलिस्ट भी तुम गैस वाला यूज कर रहे हो, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट। और रिएक्टेंट मान लो तुम्हारा सॉलिड है और कैटलिस्ट तुम्हारा कैसा है, गैसियस फॉर्म में, तो हम बोलेंगे हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। क्या समझने में कोई दिक्कत हुई, बोलो। नो सर। सिंपल सी बात, अगर तुम्हारा रिएक्टेंट और अगर तुम्हारा कैटलिस्ट सेम फेज में है तो होमोजीनियस, डिफरेंट फेज में है तो हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस में बेटा तुम ए पॉइंट लिखो पहले, इसके अंदर आप ए पॉइंट लिखो। लिखो इट अकर्स when the reactants and catalyst are in the same phase, are in the same phase, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है। दैट इज इन द सेम फेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हें पता है क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे या ए क्यों लिख रखा, सॉरी ये हटा देना। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख लो कि जो तुम्हारा लेड का चैम्बर होता है, लिखो लेड चैम्बर प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। लाइक अगर हम कहें कि 2SO2 गैस की रिएक्शन आप कराते हैं O2 गैस से, ठीक है। तो इसमें तुम कैटलिस्ट यूज करते हो बेटा, कौन सा याद है किसी को, बता सकता है कोई। इसमें हम लोग करते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, वो भी गैसियस फॉर्म में। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट तुम्हारा तीनों कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में। बनेगा क्या, 2SO3, वो भी क्या बनेगा, गैसियस फॉर्म में। हालांकि प्रोडक्ट अपने को मतलब नहीं है, बट अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे है भैया, होमोजेनियस कैटलिस्ट है। बताओ समझ में आएगी बात। यस सर। हाँ लिख लिया बेटा। अब देखो यस सर। बात करते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट की। लिख लोगे इसकी डेफिनेशन, क्या लिखूं मैं, देखो इट अकर्स when the reactant and catalyst
आर इन डिफरेंट फेज, बिल्कुल सही, आर इन द डिफरेंट फेज। ठीक है, डिफरेंट फेज। इसे बोलते हैं हम लोग हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हो हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, ठीक है। हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन क्या होती है भाई, N2 तुम्हारा गैसियस फॉर्म में होता है। अरे एक सेकेंड, N2 तुम्हारा गैसियस फॉर्म में होता है, अरे बन जा गैस। N2 तुम्हारा गैसियस फॉर्म में, H2 तुम्हारा गैसियस फॉर्म में। ठीक, गिव्स क्या। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं कैटलिस्ट, Fe लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और यार Fe तो सॉलिड है कि नहीं बताओ, यस सर। बनेगा क्या 2NH3 गैस। ठीक है, तो N2 भी गैस, H2 भी गैस, और बना क्या बना तुम्हारा 2NH3, वो भी गैस। लेकिन हमने कैटलिस्ट कैसा यूज करा तुम्हारा, सॉलिड फॉर्म में। इसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। लिख लो जल्दी से बेटा, क्या किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत हुई। नो सर। बहुत अच्छी बात, लिख लो इतना। चले भैया आगे चले। यस सर। चलो अगर अच्छा ठीक है, नोट कर लो फिर। आज तुम लोग इतना टाइम क्यों लग रहा नोट करने में। हो गया सर। हो गया क्या सर। बेटा, N2 + 3H2 होगा, बिल्कुल सही बात है, इसे ठीक कर लो। N2 यहाँ पे 3 कर लेना, 3H2 वो तो बैलेंस कर ही नहीं है, बट हाँ ठीक है लिख लो, बात सही है। N2 + 3H2 ये भी तुम्हारा गैसेस, ठीक है, तो बन जाएगा 2 मोल ऑफ अमोनिया। चलो आगे, अब आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ जाएगी, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के टाइप्स क्या है उन्हें भी जरा एक बार समझ लेते हैं कायदे से। तो भैया बात सुनो, टाइप ऑफ कैटलिस्ट में पहला जो कैटलिस्ट है वो है पॉजिटिव कैटलिस्ट। कौन सा बेटा, अच्छा नाम से बताओ क्या समझ में आ रहा है। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पे बताओ। देखो, ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दे उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर दे उन्हें बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। बताओ बात समझ में आई। यस सर। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें लिख लो दोज केमिक, ऐसे लिखो दोज केमिकल सब्सटेंसेस लिखो दैट एक्सिलरेट, those accelerates the rate of reaction, rate of reaction। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे कि भैया जो N2 गैस प्लस का 3H2 गैस है तुम्हारी, इससे जो हम लोग बनाते हैं Fe सॉलिड की प्रेजेंट में 2NH3, तो यहाँ पे तुम्हारा कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर हम सेकेंड हेडिंग डालें निगेटिव कैटलिस्ट, क्या होगा डेफिनेशन बोल दो जल्दी से। Those chemicals that बिल्कुल सही, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो दो सब्सटेंसेस, दो केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस दो that decreases the rate of reaction। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, जैसे वैसे वो कैटलिस्ट है नहीं, हम तुम्हें जस्ट समझाने के तौर पे बता रहे हैं। जैसे मान लो आग जल रही है, आपने पेट्रोल डालोगे तो बढ़ेगी, पानी डालोगे तो कम होगी, ऐसे समझ सकते हो है ना, बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल वही हमने लिख रहा है, जैसे कि Na2SO3 जो है, ठीक है,
एक्वस सॉल्यूशन में तुम्हारा रहता है। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन आप हाफ O2 से कराते हैं जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है, तो आपका बनता क्या है, Na2SO4 बनता है, Na2SO4 एक्वस फॉर्म में। तो अब ये रिएक्शन हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से हो रही होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट चूज करते हैं, तुम्हारा कौन सा, C2H2O। ठीक है, ईथर को हम लोग यूज करते हैं, और काहे के लिए, सो दैट ये क्या करे, इस रिएक्शन के रेट को कम कर दे। ठीक है, क्योंकि वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। और एक और पॉइंट डालो जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग हटके, हालांकि एनसीईआरटी में भी है, बट वो इतना वैसा लिखा हुआ है कि तुम कहोगे कि अरे तो पढ़े नहीं, इस पे नजर ही नहीं की, है ना। ये इंपॉर्टेंट है काम की चीज। अब हेडिंग डालो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना बेटा, जो तुम्हारे निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं उन्हें एक और नाम से जानते हो, किसी को पता है? निगेटिव कैटलिस्ट को और किस नाम से जानते हैं? इन्हें इनहिबिटर्स भी बोला जाता है। ठीक, तो या तो निगेटिव कैटलिस्ट या तो इनहिबिटर, दोनों नाम तुम्हें याद रखने होंगे। अब अगली हेडिंग डाल दो, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, किसी को पता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होते हैं? बताओ। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब हुआ, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब हुआ भाई, एक कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है, उसमें एक ऐसा कैटलिस्ट है जो उस रिएक्शन की वजह से किसी दूसरी रिएक्शन की रेट को चेंज कर रहा है। समझ रहे हो? मतलब ये रिएक्शन चल रही है ए से बी, सुनते रहना, बट पास में बी से सी वाली भी चल रही है, तो कैटलिस्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बस इस कैटलिस्ट की वजह से इस रिएक्शन की रेट पे फर्क पड़ रहा है, इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। जैसे कि तुम्हारे घर में चिमनियां क्यों लगी हुई हैं, तुम काम तो गैस पे कर रहे हो, सिस्टम तो तुम्हारा ये है गैस, और ये सिलेंडर रखा हुआ है, तो हम लोग चिमनी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि भैया इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर जो तुम्हारी सीलिंग है वो खराब हो रही, काली हो रही, तो वहां पे क्या करते हैं, चिमनियां लगा देते हैं, है ना। बहुत ही रद्दी एग्जाम्पल था, बट तुम्हारे समझाने के लिए जैसे बोल रहे हैं कि ऐसे दिमाग लगा लो कि कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसकी वजह से क्या हो, किसी दूसरी रिएक्शन, मतलब कोई एक रिएक्शन ए चल रही है, ए से बी, उसमें जो कैटलिस्ट यूज कर रहे हो वो अपने से किसी दूसरी रिएक्शन के रेट को प्रभावित कर दे, तो हम लोग उसको लेंगे कैसा, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो लिखो दोज केमिकल सब्सटेंसेस, those chemical substances, लिखो, which enhances लिखो the rate of another chemical reaction। इतना लिखो जल्दी से। बेटा लिख लिया इतना, जल्दी बताओ। हाँ जी सर, लिख लिया। नो सर। लिख लो। थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट और पढ़ा देते हैं, ठीक है, पर उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर और रह जाएगा, उससे कोशिश करते हैं कल फिनिश करने की। ठीक है, कल भी क्लास होगी अपनी। काफी हो गया सर आज। बेटा अभी नहीं, तुम्हें ही लेट होगा, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़े ना है, बट तुम्हारे ही बेटा सिलेबस देर में होगा कि अभी जो चैप्टर 4 लेक्चर में फिनिश होता है वो 5 में होगा, जो 5 में हो रहा है वो 7 में होगा, तो ऐसा मत करो, है ना। वैसे भी आज हम सर हो गया सर। थोड़ा सा जल्दी छोड़ देंगे, 5-6 मिनट 10 मिनट, ठीक है, क्योंकि हमें आज घर के लिए निकलना है, तो मेरी ट्रेन ना छूट जाए इसलिए। सर व्लॉग। सर आप व्लॉग कब डाल रहे हो फिर? हमें पता था ये आने वाला ही है। चलो, इतना हो गया सबका। सर हमारे को दिवाली का व्लॉग चाहिए। अच्छा चलो देखते हैं। सर इसके मुंह में घोना पटाखा सर। बकवास नहीं। सर प्लीज। हेडिंग डालो थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट। अब थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट है क्या? थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट वही है जो थोड़ी देर पहले हमने तुम्हें समझाया था
कि कैटलिस्ट क्या करता है, बस जो भी तुम कैटलिस्ट यूज करते हो वो क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड कराता है रिएजेंट को। समझ में आई बात? जैसे H2 को सरफेस कौन प्रोवाइड करा रहा था, पैलेडियम। ठीक, तो हेडिंग डाल दो थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, इसमें लिखो हेडिंग डालो एड्सॉर्प्शन थ्योरी, ये तुमसे पूछी जाती है, ठीक है, AIPMT वगैरह पूछी जा चुकी है। जेई में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट आते हैं, ऐसा भी नहीं आते, ठीक है। इसमें फटाफट बेटा लिख डालो। देखो इट एक्सप्लेन, वही बात जो हमने तुम्हें समझाई थी, तो उसे कुछ बड़ा चढ़ा के नोट करने के साथ में नोट कर लो। जो हमने तुम्हें बताया था कि कैटलिस्ट क्या करता है भैया, कि अपनी सरफेस प्रोवाइड कराता है, कहता मेरे ऊपर बैठो और एकदम ऐसा करके छोड़ देता है, बस इतनी सी बात है। इट एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, स्टेटेड लिखो, स्टेटेड दैट reactants in a gaseous or liquid condition are absorbed on the solid catalysts, catalyst T के बाद apostrophe S surface। ठीक है, जो बात हमने थोड़ी देर पहले तुम्हें एल्कीन से समझाई। लिखो द रेट ऑफ reaction increases as the concentration of reactants on the surface, किसकी सरफेस पे, कैटलिस्ट की, increases, ES लिखना, increases। मतलब जैसे ही तुम क्या करोगे, जो लिक्विड और तुम्हारा गैस होगा उसको तुम जैसे जैसे कंसंट्रेशन उसकी कैटलिस्ट के सरफेस पे बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे रिएक्शन की रेट बढ़ती जाएगी। ठीक, इतना सा जल्दी से नोट करो। उसके बाद तुम यहाँ पे लिखना बेटा मैकेनिज्म। ठीक, क्या मैकेनिज्म है, सबसे पहले क्या होगा, ये काम करो, इतना लिखो या फिर रहने दो, इसी पे लिखते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स, पहले क्या होंगे, रिएक्टेंट्स ब्रेक होंगे, ठीक है। टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। सबसे पहले क्या होगा कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो ब्रेक होके क्या होंगे, कैटलिस्ट के सरफेस पे आके बैठ जाएंगे सबसे पहले। फिर अब इधर आ जाओ, दूसरा क्या होगा, दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखो कह रहा है कि एड्सॉर्प्शन होना स्टार्ट होगा, कहाँ पे, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे। लिखो एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स on the surface of catalyst। ठीक है, तो होगा क्या दूसरे प्रोसेस में, कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा। तीसरे नंबर पे बेटा देखो क्या है लिखा हुआ, सुनते रहना बस ध्यान से। फिर क्या होगा बताओ, इसके बाद बता सकते हो, फिर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी, तो लिखो इसके कैटलिस्ट नहीं, जिससे तुम रिएक्ट करा रहे हो उसके बीच में और कैटलिस्ट के सरफेस पे जो जाके बैठेगा उसके, देखो अकोरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन on the surface of catalyst, surface of catalyst। मतलब कैटलिस्ट के सरफेस पे मान लो दो रिएक्टेंट है, तो वो जैसे एल्कीन और एक H2, तो क्या होगा, सरफेस पे H2 रखा हुआ है और एल्कीन आएगी, आपस में क्या करें, इनके बीच में रिएक्शन होगी। बात समझ में आ गई, बताओ यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर।
चौथा पॉइंट लिख लो। फिर क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा। याद है किसी को डिसॉर्प्शन क्या होता है? पढ़ो पीछे जरा, डेफिनेशन क्या था डिसॉर्प्शन की? सर एब्जॉर्प्शन। क्या कर बेटा? देखो, एडसॉर्प्शन का उल्टा डिसॉर्प्शन होता है। एडसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल का सरफेस पे आके बैठना। फिर क्या होगा, सरफेस से पार्टिकल का वापस से चले जाना। तो भैया आके जब रिएक्शन करेंगे तो फिर देखो ना, हमने पीछे तुम्हें दिखाया नहीं था, फिर H2 के मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए थे और फिर एल्कीन के साथ लग गए थे जाके, बताया था। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। पांचवा पॉइंट एक और यहाँ पे लिखो। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा किसका? प्रोडक्ट्स का। डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। तो कैटलिस्ट की पूरी ये मैकेनिज्म है, ऐसे काम करता है कैटलिस्ट। पहले यहाँ आएगा, फिर ये वाला प्रोसेस, फिर होगा ये वाला प्रोसेस, इसके बाद ये वाला प्रोसेस, फिर भैया ये वाला प्रोसेस। इस तरीके से डिफ्यूजन होगा। या फिर कह दो ये तुम्हारी मैकेनिज्म है किसकी? कैटलिस्ट। इतना जल्दी से नोट करो सब लोग। कर लिया बेटा सबने नोट? यस सर। कर लो, जिसका रह गया कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? 2 मिनट रुको। जब हो जाए तो बता देना सबका। क्या कर बेटा, तू कुछ बोल रहा है क्या? क्या मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही? भाई हो गया सबका? बस 1 मिनट रुको बस। ठीक है कर लो, कोई बात नहीं, कर लो आराम से कर लो। हो गया सर, हो गया। हो गया? हाँ जी। चलो ठीक है, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास बस यहीं पर ओवर करेंगे, ठीक है? इसके आगे का हम तुम्हें पढ़ाएंगे कल, और कोशिश करेंगे कल हम चैप्टर को थोड़ा सा खींच के कवर कर पाए, ठीक है बेटा? यस सर। कल की क्लास कहाँ से होगी? घर से। ठीक है, चलो दिवाली ब्लॉग देखते हैं, लेट्स सी। प्लीज। पहला बोला सर, इसके मुंह पे फोड़ना सर। तुम्हारे मुंह पे फोड़ेंगे पहले। है ना सर? चलो भाई चलो। तो अब कौन सी क्लास है आपकी इसके बाद? मैथ। मैथ्स की है? हाँ जी। तुम में से किसी को बना दे? बना दो सर। एक सेकंड, सर आ गया आई थिंक। सर, हाँ सर आ गया। तो सर को ही बना देते, ठीक है? यस सर। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं तुम लोगों से कल। बाय बाय सर। बात सुनो, चैप्टर सब्जेक्टिव है, थोड़ा थ्योरी है, बट फिर भी उसके बाद भी तुम इसे पढ़ के रखना। ऐसा नहीं चैप्टर छोड़ना नहीं, छोड़ना होता फिर हम कराते क्यों, ठीक है? यस सर। और इस चैप्टर के बाद में जो भी चैप्टर ऐसे हैं जिनका तुम्हें रिवीजन करना है वो मैं करा दूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है, बाय। बाय बाय सर। थैंक यू सर।